हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत स्वागत करता हूँ आपका फार्मिल 2020 ट्यूटोरियल में। तो लास्ट वीडियो में जो हमने ड्रिलिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट की थी, होल फीचर सेट क्रिएट करना सीखा था, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आई होप आप लोग होल फीचर सेट क्रिएट करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो हम इसमें मेनली ये होल फीचर सेट है, ये ड्रिलिंग के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग में हमने कहाँ तक देख लिया था। मैं अगर टूल पाथ चेक करूँ तो ड्रिलिंग में हमने ड्रिलिंग लेकर हमने डीप ड्रिल देख लिया था। ठीक है, हमने चेक कर लिया था कि हमारा ड्रिल कहाँ तक जाना चाहिए ताकि मेरा पूरा होल ओपन हो जाए। अगर सिर्फ हम पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पूरा होल ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अब इसके आगे हमने होल टॉप भी देख लिया था, यूजर डिफाइंड भी देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम अदर ऑप्शंस ट्राई करें। ठीक है, तो मैंने मॉडल इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अभी तक कॉमन हो गई होंगी। मॉडल इंपोर्ट करना, वर्क प्लेन जनरेट करना और ब्लॉक कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई होंगी, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो हम आगे का ऑपरेशन देखते हैं। हमारा मॉडल सेम रहेगा, हम ऑपरेशंस अलग अलग करेंगे। ठीक है, हमने सेंटर ड्रिल देख लिया था पहले। ठीक है, सेंटर ड्रिल में हमने सिंगल पेग चेक देख लिया था। ठीक है, ये देखिए हमने सेंटर ड्रिल देख लिया था, जो कि हमारा सबसे पहला ऑपरेशन होता है। कहीं भी अगर ड्रिलिंग करनी है आपको तो हमेशा सेंटर ड्रिल या सेंटर बीट इसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रिल टू होल डेप्थ भी देख लिया था कि इसमें ड्रिल टू होल डेप्थ करते हैं तो हमारा टूल कहाँ जाता है और पूरा होल ओपन होता है कि नहीं, सिर्फ पॉइंट ही रह जाता है, ये हमने चेक कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल डायमीटर थ्रू होल रेडियल काउंटर। ये सब तो किसी काम के हैं नहीं, यूज़र डिफाइंड में हम देखते हैं। यहाँ तक भी मैंने आई थिंक बता दिया था आप लोगों को। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं सिंगल हो गया था, डीप ड्रिल हो गया था। नेक्स्ट सपोज टैपिंग देखते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज मुझे इस होल में टैपिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। अब टैपिंग करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितने की टैपिंग है। M10 है, M8 है, M6 है, M2.5 है, M2 है, कितने की टैपिंग है उसके हिसाब से हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो सपोज़ M10 की टैपिंग है तो हमें 8.5 का ड्रिल मारना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 पिच होता है उसमें। और ये सब आप लोगों को याद भी रखना है कि इसमें सपोज पिच है क्या। तो देखिए, ये जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है ना, या जो बाहरी साइड का पोर्शन है, उस दो बाहरी साइड के पोर्शन या दो ऊपर उठे हुए भागों के बीच का गैप ही पिच कहलाता है। ठीक है, सभी टैपिंग का स्टैंडर्ड पिच होता है, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पिच भी कई टैपिंग भी कई तरह का होता है, हेलिकल टैपिंग, कट टैपिंग, फॉर्म टैपिंग, स्टैंडर्ड टैपिंग। ठीक है, तो कई तरह का टैपिंग होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कितने की टैपिंग है तो कितने का ड्रिल चाहिए, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से टैपिंग काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ टैपिंग साइकिल टाइप में टैपिंग सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन होल टॉप ही रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरा सारा ड्रिल सारा होल्स होल टॉप ही है। ठीक है, तो अगर मॉडल के हिसाब से कहीं होल नीचे है मेरा तो उसके हिसाब से कंपोनेंट टॉप ब्लॉक या स्टॉक मॉडल में सेलेक्ट करूँगा, बट यहाँ मेरा होल टॉप ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं यूजर डिफाइन में क्लियरेंस मेरा वही रहेगा, स्टार्ट भी वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्थ। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अगर वायर फ्रेम डालता हूँ कि हमें कहीं भी टैपिंग करनी है तो हमें डेप्थ कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज ये तो थ्रू होल है, ये तो ओपन होल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कितना भी डाउन ले जा सकते हैं टैप को। बट सपोज कहीं ब्लाइंड होल है, कहीं होल पार्ट मेरा 50 mm का है होल, लेकिन 10 mm का ही है, टैपिंग भी 9 mm 10 mm का है,
तो वहाँ हमें कैलकुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे ना तो हमारा या तो टैप कट होगा या तो फुल थ्रेड नहीं आ पाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टेपर एरिया होता है ना टैपिंग का, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये हमें अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप लोग एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे या आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। बट अभी हमें क्या सीखना है कि टैपिंग करते कैसे हैं। सपोज ये मेरा पार्ट है 50 mm का, ठीक है, और मुझे फुल टैपिंग करनी है, फुल। तो जो मेरा टैप का जो बॉटम में जो क्लियरेंस होता है ना, इसे भी डाउन ले जाना पड़ेगा पार्ट से आउटसाइड जाना चाहिए, तभी मेरा फुल थ्रेड आ पाएगा। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था जैसे ड्रिल का हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, या फिर अगर आपके पास सपोज क्वालिटी में हाइट गेज है तो उससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि ये वर्टिकल हाइट कितनी है उतना हमें डाउन जाना पड़ेगा। तो मैं सपोज करता हूँ, मैं कंसीडर करता हूँ कि 5 mm हाइट है और 50 mm ब्लॉक है तो मुझे 55 mm जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पिच कितना है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो पिच डिफाइन करने से पहले सबसे पहले तो यहाँ टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें कौन सा टूल चलाना है। ठीक है, तो देखिए ड्रिलिंग के टाइम तो हमने ड्रिलिंग किया था, ठीक है, ड्रिल टूल सेलेक्ट किया था, लेकिन टैपिंग के टाइम पे हमें टैपिंग टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसी का एक अनदर वर्जन है थ्रेड मिल। ये एक तरह से एंड मिल और थ्रेड मिल, थ्रेड इन दोनों को मिला कर बनता है थ्रेड मिल। ठीक है, ये चाहे आउटर हो चाहे इनर हो थ्रेड क्रिएट करता है। और टैपिंग में ये फुल टैप कंप्लीट करता है एक बार में। इसमें थ्रेड मिल में ज़्यादा टाइम लगता है और टैपिंग में जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें टैपिंग देखना है। ठीक है, टैपिंग टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमने 10 mm डाया डाला क्योंकि हमें M10 की टैपिंग करनी है। और देखिए यहाँ पिच डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, तो M10 की बोल्टिंग में 1.5 का पिच होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा लेंदी कर देता हूँ 60 mm। तो M10 की टैपिंग में 1.5 का पिच होता है, यानी आपको ड्रिलिंग 8.5 की करनी होगी। ये आप लोग हमेशा याद रखना, पिच के हिसाब से जितना भी पिच होता है ना और जितने का टैप होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, उतना हमारा ड्रिल सही आता है। ठीक है, उतने का हमें ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ टैपिंग सेलेक्ट करके पिच हमारा क्या है 1.5। ठीक है, पिच टैपिंग के केस में हमें RPM और फीड ये दोनों कंट्रोल करना पड़ता है, ये हमें कैलकुलेट भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ड्रिलिंग वाला या एंडमिल वाला RPM और फीड डालते हैं तो इसमें नहीं हो पाएगा, टैप कट हो जाएगा। इसके लिए एक मेजर्ड वैल्यू आती है। सपोज M10 की टैपिंग है तो 800 RPM और सपोज 150 फीट, ये इनफ है। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए ये जनरेट तो हो गया है, बट ये मतलब M10 की टैपिंग के लिए हमें 8.5 का होल चाहिए, क्योंकि ये होल तो है नहीं, बट मैंने ऐसे जनरेट करके दिखाया आप लोगों को। ठीक है, अब मैं अगर सिमुलेशन दिखाऊँ आप लोगों को, बाउंड्री को अपने होल फीचर्स को भी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सिमुलेशन दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये टैपिंग हो रहा है, ये एक बार में ही होता है। और एक खासियत है टैपिंग की, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये टैपिंग की एक खासियत है कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करके डाउन जा रहा है ना तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ऊपर आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करके डाउन जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ये ऊपर आएगा। ये उल्टा रोटेट होता है। ठीक है, उसमें कुछ कोड्स होते हैं टैपिंग के, तो उस हिसाब से ये उल्टा रोटेट होता है स्पिंडल और वापस चला आता है। ठीक है, तो ये खासियत है टैपिंग की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
जैसा कि देख सकते हैं यहाँ, एक सपोज क्लॉकवाइज डाउन जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर आएगा। ये टाइपिंग की खासियत है। ये टाइपिंग इसने कंप्लीट किया, ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर आता है। ठीक है, इसमें पता नहीं चलता स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसमें पता नहीं चलता है। बट टाइपिंग के केस में हमेशा यही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा लेंथ टैप की, टोटल पार्ट का डेप्थ कितना है, वो ड्रिल साइज कितना है वो। अगर ओपन होल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ब्लाइंड होल है तो दिक्कत होती है। ठीक है, नहीं तो हम अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारा टैप जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कितने भी तरह की टैपिंग हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। M10, M8, M6, M2, M1, जितने भी तरह की टाइपिंग है ना आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है इसमें क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑपरेशंस है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ड्रिलिंग में, देख लेते हैं और क्या सीखने लायक है। टाइपिंग हो गया, सिंगल होगा, ड्यूटी ब्रेक चिप कुछ और ज़रूरत नहीं है इसकी। टाइपिंग हो गया, रिजिड टाइपिंग, हेलिकल ही टाइपिंग ही है एक तरह से। मैंने बताया था आप लोगों को टाइपिंग कई तरह का होता है, हेलिकल होता है, स्टैंडर्ड होता है, फॉर्म टैप होता है, जिसे कट टैप भी कहते हैं। तो ये हेलिकल टाइपिंग है। ठीक है, सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, इसमें एक ही दिक्कत होती है कि इसमें होल्ड आया थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्रीवियस टाइपिंग यानी फॉर्म टैप। फॉर्म टैप के कंपेयर में हेलिकल टैप में ड्रिल डाया ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बस आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रीमर। रीमर क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। रीमर क्या है कि सपोज हमें कहीं 10 mm का ड्रिल करना है। ठीक है, बट ड्राइंग में मेंशन है H7 K6, ये रीमर का साइन होता है। कहीं अगर H7 लिखा हुआ है ना, होल्ड आया 10 इंटू H7, या फिर कहीं लिखा हुआ होल्ड आया 10 इंटू K6। K6 मतलब वो रीमर है, या H7 मतलब वो रीमर है, वहाँ टॉलरेंस होता है। तो किसी अगर होल का टॉलरेंस 20 to 50 माइक्रोन है ना, वहाँ हमें नॉर्मल ड्रिल से काम नहीं चलता है, हमें रीमर चलाना पड़ता है। क्योंकि रीमर एक रिजिड टूल होता है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है कंपेयर टू ड्रिल। अब सपोज हमें 10 का रीमर चलाना है तो हमें 9.8 का या मैक्सिमम 9.9 का ड्रिल चलाना पड़ेगा, क्योंकि रीमर के लिए हम ज़्यादा मटेरियल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, या 0.1 या मैक्सिमम 0.2 का हम मटेरियल छोड़ सकते हैं ड्रिलिंग में। अगर हमें 10 का रीमर चलाना है तो हमें 9.8 का ड्रिल चलाना पड़ेगा। तो 0.2 हम स्टॉप छोड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, ताकि रीमर हमारा होल को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में मेंटेन कर दे। तो कहीं भी ड्राइंग में अगर K6 या H7 लिखा हुआ है तो आप लोगों को याद रखना है कि वो रीमर है। ठीक है, तो डेप्थ कितना जाना है, इसमें ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। 51, अगर 50 का ब्लॉक है तो 51 में रखें, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे, सॉरी, बिल्कुल टॉप पे फ्लैट होता है। तो हमने वैल्यू एंटर कर दिया है और मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, द टूल इज इन वैल्यू, सॉरी, हमें टूल में डिफाइन करना पड़ेगा। अब इस टूल में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सा टूल सेलेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि जो ड्रिलिंग टूल है वो तो पैक में आएगा, 1 mm कट करेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर 1 mm कट करेगा फिर ऊपर जाएगा। लेकिन रीमर तो वैसा जाता नहीं है, रीमर तो एक बार ही जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो हमें रीमर के लिए कौन सा टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब भी आपको कहीं रीमर दिखे और वहाँ रीमर आपको ऑपरेशन करना है तो सिंपली आप जो टैपिंग टूल है ना, ये टैपिंग टूल का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अदरवाइज टैपिंग ना सेलेक्ट करके आप सिंपली एक ड्रिल टूल सेलेक्ट करें। ठीक है, और इस ड्रिल टूल में मैं बताता हूँ दोनों सेपरेट करके। सपोज अगर आपने ड्रिल टूल सेलेक्ट किया रीमर के लिए, ठीक है, तो इसमें टूल सपोज 10 का हमें रीमर चलाना है, ओके। देन ड्रिलिंग में आएंगे और जो डेप्थ है ना ये सीधे 51 mm देंगे। ठीक है,
सीधा 51 mm और मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। फिर मैं आपको टैपिंग वाला भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा रीमर कैलकुलेट हो गया। अब देखते हैं रीमर रन कैसे होता है। देखिए, एक बार में ये टैपिंग की तरह फुल डाउन जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। इसमें रोटेट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं होता है, इसमें एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है। अगर स्पिंडल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो क्लॉकवाइज डाउन भी जाएगा, क्लॉकवाइज अप भी आएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। टैपिंग के केस में उल्टा रोटेट होता है डाउन जाने के बाद, बट इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये रीमर की खासियत है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये रीमर हो गया। रीमर बहुत इंपॉर्टेंट टूल पाथ है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर सेम मैं इसे अगर मैं चाहूँ, एक मिनट, कि मैं टूल में टैपिंग सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पिच डिफाइन करना पड़ेगा, तो पिच को हम 0 रहने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा बाकी सारा पैरामीटर सेम रहेगा, 51 mm 51 mm रहेगा, और मैं इसे कैलकुलेट कर दूँगा। ठीक है, देखिए फिर भी ये कैलकुलेट हो गया। अब इस केस में क्या है ना, जैसे आपने टाइपिंग में अगर रीमर डाला है तो ये पहले क्लॉकवाइज एंटर करेगा और फिर एंटी क्लॉकवाइज वापस आएगा। बस इतना ही अंतर है रीमर और टाइपिंग में, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। देखिए डाउन जा रहा है, वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर ऊपर जाता है, फिर ये दूसरे होल पर जनरेट होता है। ठीक है, तो इतना ही अंतर है रीमर और टैपिंग में। ठीक है, तो हमने रीमर भी देख लिया, टैपिंग भी देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पे, क्या है देखते हैं दूसरा ऑप्शन। रीमर देख लिया हमने, काउंटर बोर, ये देखिए, सॉरी, ये काउंटर बोर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इमेज में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काउंटर बोर क्या होता है, ये एक तरह का स्पेशल बोरिंग टूल होता है। ठीक है, जिसमें इंसर्ट कटर का यूज़ किया जाता है, जिसका जो टिप है बिल्कुल शार्प होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर बोर है, अगर आपको टॉलरेंस अच्छा अचीव करना है, सपोज 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन के अंदर अगर टॉलरेंस है, तो वहाँ नॉर्मल मिलिंग टूल ना चलाकर हमें बोरिंग टूल चलाना पड़ता है, क्योंकि वो रिजिड भी होता है, प्लस उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें इंसर्ट कटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो सपोज मुझे 51 mm ही जाना है, इसमें भी सेम केस है, जितना डेप्थ है ना पार्ट का, जितनी हाइट है, जितनी थिकनेस है, उससे 1 mm डाउन ही जाना पड़ता है, तभी मेरा फुल बोर कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज वो बोर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, जस्ट मैं इसे सिमुलेट करता हूँ। ये भी सिंपल रीमर की तरह ही है, वो सीधा, लेकिन इसमें फीड और स्पीड बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कभी बता दूँ कि इसमें 20 के बोर में इतना फीड और आरपीएम रखना है, तो हो सकता है आपके पार्ट की फिनिशिंग अच्छी ना आए। ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हमें क्या चेक करना पड़ता है कि जो मेरी मशीन है उसका क्या स्टैंडर्ड है, कैसी मशीन है, टूल वाइब्रेशन होता है कि नहीं, रनआउट कितना आता है, ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आरपीएम तो ज़्यादा रहता है, अराउंड 2000 के करीब। जितनी अच्छी फिनिशिंग आ जाए आप लोगों की, उसके हिसाब से हमें आरपीएम डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, इस ज़रूरी नहीं, ये सब चीज़ें जो है ना फिक्स नहीं होती हैं, ये आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है कि कितना मुझे आरपीएम देना पड़ेगा ताकि मेरी फिनिशिंग अच्छी आ पाए। ठीक है, तो सिंपली बोर टूल भी वैसे ही रन होता है जैसे कि रीमर रन होता है। ये मैं अगर सिमुलेट करके दिखाऊँ तो ये डाउन जाएगा, फिर दूसरे होल पे, तो इस तरह। हाँ, बोर के केस में क्या होता है
एक इसमें जैसे कि टाइपिंग के केस में था कि पहले क्लॉकवाइज एंटर करेगा फिर एंटी क्लॉकवाइज बाहर जाएगा। तो बोरिंग टूल के केस में क्या होता है, मेरा टूल तो इस बोर से यहाँ तक जाएगा क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए, बट जब बोरिंग कंप्लीट हो जाएगा ना तो मेरा टूल जो स्पिंडल है, जो आरपीएम है वो 0 हो जाएगा, यानी मेरा आरपीएम रुक जाएगा, मेरा स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा और वो बोर के सेंटर में आकर ऊपर उठेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये कैसे ध्यान रखेंगे कि मेरा स्पिंडल स्टॉप हो रहा है कि नहीं, वो आपको जब हम प्रोग्राम जनरेट करेंगे ना, जब प्रोग्राम जनरेट करना सीखेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कि बोरिंग के केस में टूल जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए एंटर होता है, लेकिन बोरिंग कंप्लीट होने के बाद वो टूल स्टॉप होता है, स्पिंडल स्टॉप होता है और उसके बाद वो बोर के सेंटर में आता है, देन वो ऊपर उठता है। अदरवाइज वो बोर के उसी पोजीशन पे उठे जिस पोजीशन पे वो डाउन गया था ना, तो एक टूल मार्क आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टूल को सेंटर में ला के तब ऊपर उठाते हैं, ठीक है। इसकी कोडिंग होती है, हम एक दिन सेपरेट क्लास में कोडिंग भी सीखेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अलग अलग तरह के जो कोडिंग है ना, एम कोड, जी कोड, एस कोड, ये सब आपको याद रखना है कि कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सा कोड यूज होता है। आरपीएम स्पिंडल रोटेट करने के लिए कौन सा कोड यूज होता है, टूल चेंज करने के लिए कौन सा कोड यूज है, कूलेंट ऑन करने के लिए कौन सा कोड है, ये सब कोड आप लोग गूगल से सर्च करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है। जब आप प्रोग्राम एडिटिंग सीखेंगे ना तो उसमें आपको इन सब कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका बोरिंग। बोरिंग में हमेशा मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि बोरिंग करते हुए टूल रोटेट करेगा, लेकिन बोरिंग कंप्लीट होने के बाद वो स्पिंडल स्टॉप होगा, बोर सेंटर में आएगा बोरिंग टूल और देन वो ऊपर उठेगा, ताकि मेरे बोर को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया बोरिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमने सिंगल देख लिया, डीप ड्रिल देख लिया, टैपिंग देख लिया, रीमर देख लिया, काउंटर बोर, प्रोफाइल, थ्रेड मिल और फाइन बोरिंग। ये जो प्रोफाइल, थ्रेड मिल, फाइन बोरिंग और डीप ड्रिल टू रिवर्स हेलिकल, ये सब जो है ना, जब आप लोग एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे, यहाँ तक आप लोगों की कमांड जो है मजबूत हो चुकी होगी, तब ये समझ में आएगा आप लोगों को। अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे अब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ थ्रेड मिल। ये थ्रेड मिलिंग अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टूल पाथ स्ट्रेटजी है, सबके बस की बात नहीं है थ्रेड मिल जनरेट कर लेना, ठीक है। तो ये सब थोड़े से क्रिटिकल टूल पाथ है, वो मैं तभी आप लोगों को सिखाऊंगा जब आप लोग अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे या फिर किसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी 6 महीने 1 साल काम कर लेंगे, देन ये थ्रेड मिल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि थ्रेड मिल और प्रोफाइल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो थ्रेड मिल अभी हमें नहीं देखना है और इसमें कुछ बचा नहीं है देखने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ ऑपरेशन सब बचा नहीं है, बेसिक चीज़ें जो भी हैं ड्रिलिंग की वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई अब इसमें नया नहीं बचा है। आप लोग यहाँ तक कम से कम प्रैक्टिस करिए, खुद से मॉडल बनाइए ड्रिलिंग का, ठीक है। और ड्रिलिंग करिए, जितना ज़्यादा हो सके ड्रिलिंग करिए, बोरिंग करिए, टाइपिंग करिए। टाइपिंग के केस में मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और बोरिंग के केस में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बोरिंग टूल हमारा कैसे रन होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों को बेहतर होगा। इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से चीज़ें मालूम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। ड्रिलिंग लगभग यहाँ तक कंप्लीट है, अब इसमें कुछ ड्रिलिंग में बचा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्टिमाइज्ड कॉन्सेंट्रेट फिनिशिंग, जो मैंने 2 क्लास पहले छोड़ रखा था, तो नेक्स्ट हम उसे देखेंगे। अब ड्रिलिंग में कुछ आप लोगों के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं नहीं, आप लोग अभी प्रैक्टिस में हैं। तो बाकी सारे जो टूल्स हैं ना, जो बाकी सारी स्ट्रैटेजी है वो हम बाद में देखेंगे, जब कोई ऑपरेशन आएगा, जब हम फाइनली किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को प्रोग्रामिंग करके आउटपुट लेंगे, चेक करेंगे फुल, तो उस वक्त अगर वहाँ ड्रिलिंग आएगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली ये ड्रिलिंग सिखाऊंगा। बट अदरवाइज आप लोगों की इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की इसकी ज़रूरत होगी जब आप लोग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लेंगे और आप लोगों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब थ्रेड मिल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिमाइज्ड कॉन्सेंट्रेट देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।